जी गुड इवनिंग। चलिए एक बार कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर अपनी क्लास शुरू करें। ठीक है। सो लास्ट क्लास में अपने ने रेस सब्जुडिस पढ़ा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी अपने को जानने का जरूरत है अपने उसमें पढ़ चुके हैं। अब अपना अगला टॉपिक आएगा रेस जुडिकाटा। चाहे रेस जुडिकाटा बोल दो, कोई तो रेस जुडिकेटा बोलते हैं, कुछ मर्जी बोलो, अपने को पढ़ने से मतलब है, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम रेस जुडिकाटा की बात करें तो बात आप पहले तो ये ध्यान रख लेना कि इसके अंदर बहुत बहुत टॉपिक्स हैं। कई तरह के अपने से सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑल दो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए, तो अगर अपने रेसिड्यू डाटा की बात करें, जैसे कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई क्या जो आपका रेसिड्यू डाटा का जो ये टॉपिक है ये एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया को लगता है, क्या ये कोड डिफेंडेंट में लगता है, क्या कोड डिफेंडेंट, हाँ, सपोज अगर लॉ चेंज हो गया, कोई केस डिसाइड हुआ, उस समय लॉ अलग था, बाद में लॉ बदल गया, तो क्या रेसिड्यू काटा लगेगा। सिचुएशन चेंज हो गई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, तो क्या रेसिड्यू काटा लगेगा। तो ऐसी कुछ एक बातें हैं जिसको अपने ये बोल सकते हैं कि भाई ये थोड़ी सी, जैसे अगर अपने गेम के हिसाब से बोले तो प्रो लेवल वाली बातें आ जाती है कि भाई ये वो बातें हैं जो जिसको जानने से पहले अपने को बेसिक पता होना चाहिए। तो अपने जो अपना ये टॉपिक पढ़ेंगे, जो अपना रेसिड्यू काटा का जो क्लास बोल दो या टॉपिक बोल दो, अपने इसको पहले तो आज पढ़ेंगे बेसिक्स, जिसके अंदर हमारा इंटेंशन या अपना टारगेट होगा सिर्फ बेरेक्ट। सिर्फ बेरेक्ट का मतलब है कि जो बेरेक्ट में जो बातें लिखी गई हैं, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि भाई रेसिड्यू काटा इन जनरल क्या होता है, रेसिड्यू काटा के इसेंशियल क्या है, कि अगर आपको रेसिड्यू काटा का डॉक्ट्रिन लगाना है तो उसके इसेंशियल क्या है, क्या क्या अनिवार्य चीजें हैं जब आप लगा सकते हो। दो, तीसरा जिसको हम बोल सकते हैं उसके एक्सप्लेनेशन। ये तीन चीजें अपने आप पढ़े आज पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से याद रखने की या इसको समझने की। उसके बाद जो कल की अपनी क्लास होगी उसमें अपने इन चीजों को फिर ऐड करेंगे। इनके अंदर बहुत सारी बातें चलेंगी कि भाई ये सूट को लगता है, इश्यू को लगता है, क्या है, कैसे है, लॉ चेंज हो गया तब क्या होगा, ये अपने कल के लिए रखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, हम रेसिड्यू काटा को आज जो हमारा टारगेट है रेसिड्यू काटा का, वो है इसका बेसिक मीनिंग क्या है, सेक्शन 11 इसके बारे में क्या बोलता है, इसके इसेंशियल्स क्या हैं और इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। हालांकि उस एक्सप्लेनेशन के अंदर हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को बेसिक, मात्र बेसिक तौर पर हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे आज, क्योंकि ऑब्वियस है एक बार बेसिक कवर करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से एक एक टॉपिक को अपने डिटेल में उठाएंगे। अब आती है बात कि भाई अगर हमसे पूछा जाए, जैसे कल अपने ने पढ़ा था रेस सबजुडिस, तो रेस सबजुडिस का मतलब क्या है, कोई हमसे पूछे कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, रेस का मतलब क्या होता है, मैटर, ये हो गया मैटर, सबजुडिस मतलब पेंडिंग। रेस सबजुडिस का सिद्धांत क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर कोई भी केस पहले से किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको दोबारा कोई कोर्ट नहीं सुनेगी या उसको कोई और कोर्ट नहीं सुनेगी, यही बोलता है ये। हाँ जी, सेम टू सेम कंसेप्ट आता है रेस जुडिकाटा, जो बोलता है मैटर एडजस्ट, इसका मतलब होता है एडजस्ट,
मैटर डिसाइडेड, कि अगर किसी भी केस का, किसी भी डिस्प्यूट का कोर्ट फैसला कर चुकी है तो उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। ए मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड shall not be heard again। ये इतनी सी बात है कि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी मामला है जिसको कोर्ट एक बार सुन चुकी है, उसको दोबारा नहीं सुना जाए, मतलब उस पर दोबारा प्रक्रिया नहीं होगी। ये इसका बेसिक सा मतलब है, जो ऑब्वियस है कि भाई हम भले सीपीसी फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास हमारे पर राज किन्होंने किया, ब्रिटिशर्स ने, तो ये कहाँ से आया, कोर्ट ऑफ इंग्लैंड से आया। इंग्लिश के जो लॉ थे या इंग्लैंड के जो सिद्धांत थे वहां पर ऐसी बातें बोली जाती थी कि अगर कोई भी एक मामला है जिसको हम एक बार सुन चुके हैं, हम उसके ऊपर दोबारा नहीं सुनेंगे। उसी को ही जब इन्होंने सेक्शन में लिखा, जिसको हम बात करते हैं सेक्शन 11, कि भाई सेक्शन 11 क्या बोलता है, तो अगर हम सेक्शन 11 की बात करें तो सेक्शन 11 एक लाइन में ये बोलता है कि भैया जो कोर्ट है शैल नॉट ट्राई। ट्राई का मतलब है कि कोर्ट सुनेगी नहीं। कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देगी। कोर्ट ऐसे किसी भी केस को, ऐसे किसी भी इश्यू को सुनेगी नहीं, उसको डिसमिस कर देगी अगर वो ऑलरेडी डिसाइडेड है बाय कंपिटेंट कोर्ट। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें रेस जुडिकाटा की, तो रेस जुडिकाटा ये बोलता है कि अगर कोई भी मैटर एक बार सुना जा चुका है और डिसाइड हो चुका है, तो उस मैटर को लेकर हम ये बात बोलते हैं कि दोबारा उसको नहीं सुना जाएगा। इसी बात को इन्होंने जब सेक्शन 11 में लिखा तो इन्होंने बोला कि कोर्ट जो है किसी भी मामले को, ध्यान देना, रेस सब जुडिस में हम बोल रहे थे सूट, यहां हम दो चीजें बोल रहे हैं, हालांकि अपने इस पे बात करेंगे। कोर्ट जो है ऐसे किसी भी पूरे के पूरे केस को या ऐसे किसी भी इश्यू को, इश्यू मतलब सिर्फ एक सवाल को, केस तो हो गया पूरा, सूट हो गया पूरा का पूरा केस, या ऐसे किसी भी एक सवाल को कोर्ट दोबारा नहीं सुनेगी जिसको कोर्ट सुन चुकी है। जिसको सुन चुकी मतलब जिसको कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। तो कोई भी ऐसा सूट, कोई भी ऐसा इश्यू जो कोर्ट द्वारा पहले डिसाइड हो चुका है, कोर्ट दोबारा उसको नहीं सुनेगी। अगर वो फिर आता है तो कोर्ट उसको क्या कर देगी, क्या किया जाएगा इसके अंदर, स्टे या डिसमिस, डिसमिस स्टे होता है। रेस जुडिकाटा क्या होगा, स्टे हो या डिसमिस होगा, रेस जुडिकाटा में सूट को डिसमिस किया जाएगा या स्टे किया जाएगा, डिसमिस। अब ध्यान दें, एक चीज है जो यहीं पर अपने बात कर लेते, क्योंकि आपको उससे क्या है बहुत बेसिक पहले क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है ऐसे किसी भी सूट को, ऐसे किसी भी इश्यू को नहीं सुनेगी जो कोर्ट डिसाइड कर चुकी है। यहां पर डिसाइड का मतलब क्या है, डिसाइड कर चुकी है ऑन मेरिट्स, ऑन मेरिट्स। कोर्ट जो है किसी भी मुद्दे को, किसी भी केस को मेरिट्स पे, मेरिट्स का मतलब क्या है, सुन के, प्रक्रिया फॉलो करके, कोर्ट ने अपना दिमाग लगा के किया है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, अगर किसी भी केस को, फॉर एग्जांपल मैंने आपके खिलाफ केस किया और वो केस जो है मैं तारीख पे गया नहीं, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। किस वजह से डिसमिस किया, कि मैं नहीं आया, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, कि मैं आया नहीं तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया वो केस। मैं दोबारा वही केस फाइल करता हूं, क्या रेस जुडिकाटा लगेगा। ए ने बी के ऊपर केस किया जयपुर कोर्ट के अंदर, ठीक है, ये केस डिसमिस कर दिया कोर्ट ने, क्यों, क्योंकि ए आया नहीं, ए तारीख पर आया नहीं। ए क्या करता है, दोबारा वही केस फाइल कर देता है जयपुर कोर्ट में। तो जो बी है ना, वो कहता है कि सर ये केस तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, अब आप सुन नहीं सकते हो, इसको भी डिसमिस करो, रेस जुडिकाटा लगाओ। क्यों नहीं लगेगा रेस जुडिकाटा अगर आप बोल रहे हो तो। हाँ, जिनका भी माइक चालू है प्लीज बंद कर लीजिए। अब ध्यान रख लेना, कौन गया, अब ध्यान रख लेना,
ये एक बात है जो हम, हालांकि हम पूरे क्या कहते हैं आपका रेस जुडिकाटा आज या कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर पूरे में बार बार बोलेंगे, पर कई बार क्या होता है अपने इसमें बोल तो रहे होते हैं पर अपने ध्यान नहीं रखते होते कि यार इसका मतलब क्या है। तो अपने जो ये बात बोल रहे हैं ना कि अगर कोर्ट किसी भी मामले को पहले एक बार सुन चुकी है, उसको डिसाइड कर चुकी है, तो दोबारा नहीं सुनेगी, उसका मतलब ये है कि पहले अगर एक मामले को एडजज कर चुकी है, मेरिट्स पे डिसाइड कर चुकी है, न्यायपूर्वक पूरी प्रणाली फॉलो करके, भाई एविडेंस बोले जिसको, अपना दिमाग लगा के अगर किसी मामले को, जिसको हम इश्यू बोलते हैं, किसी केस को डिसाइड कर चुकी है, तब कोर्ट ने अगर किसी केस को इसलिए डिसमिस किया था कि भैया पार्टी आई नहीं, वहां पर हम नहीं लगाएंगे रेस जुडिकाटा, क्योंकि वहां पर जो कोर्ट हम बोल रहे हैं कि भैया कोर्ट पहले सुन चुकी है, तो वहां पर पहले सुन नहीं चुकी है, कोर्ट ने सुना तो है ही नहीं, कोर्ट ने तो सिर्फ डायरेक्ट डिसमिस ही किया। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ध्यान देते हैं, हम अभी तक हमने जो बात की, हम ऐसा बोल रहे हैं कि रेस जुडिकाटा का बेसिक सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो डिसाइडेड, जो सीधी सी बात बोलता है कि अगर कोई भी मामला जो पहले एक बार डिसाइड हो चुका है, कोर्ट उसको दोबारा नहीं सुनेगी। जिसके बारे में अगर हम सेक्शन, इसी को सेक्शन 11 में जब लिखा गया तो इन्होंने कुछ ऐसा सा लिखा, नंबर 1 कि कोर्ट ऐसे किसी भी मामले को, सूट को या इश्यू को नहीं सुनेगी जो कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुकी है, जो कोर्ट पहले ही डिसाइड कर चुकी है। यहां से इस सेक्शन 11 वाली हमने जो ये जो 2 या 3 लाइनें लिखी हैं, इसमें से हमको 2 पॉइंट निकाल के ध्यान रखने हैं, जो भी पॉइंट निकल सकते हैं। एक, कोर्ट सुनेगी नहीं का मतलब है कोर्ट डिसमिस कर देगी उस सूट को या इश्यू को। सेक्शन 11 सूट को भी लगता है, इश्यू को भी लगता है। उसके बाद सेक्शन 11 तब लगता है कि अगर कोर्ट उस सूट को या इश्यू को डिसाइड कर चुकी है। ये हमारा सेक्शन 11 का अभी तक का बेसिक है। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी, ताकि अब मैं आता हूं इसके इसेंशियल पे कि अगर आपको केस में सेक्शन 11 लगाना है तो क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। हाँ जी, इसी का कोई भी सवाल, अदरवाइज फिर अपने आगे कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कर दूं? ठीक है, अब आ जाइए। हाँ ठीक है, अब आ जाइए इसेंशियल कि भाई अगर आपको किसी भी केस में सेक्शन 11 लगाना है तो क्या इसेंशियल है। हालांकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसेंशियल इसकी, इसेंशियल रेस्ट ऑफ जुडिस की लगभग सेम है। तो अगर आप इसकी इसेंशियल से याद कर लो तब भी कोई फर्क नहीं है, वहां पर बस छोटा मोटा चेंज ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि इसी की, इसकी लैंग्वेज अलग से याद करनी है, उसकी लैंग्वेज अलग से याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इसेंशियल्स वाले पॉइंट्स याद कर लेना, लिखने का तरीका चाहे दोनों में सेम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जहां पर भी पॉइंट सेम है। तो पहला, 2 सूट होने चाहिए, एक फॉर्मर, एक सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट ये कहता है कि अगर आप रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लगाना चाहते हो तो 2 केस आपके सामने हो, एक केस जो पहले डिसाइड हो चुका हो, एक केस जो अभी हो। फॉर्मर सूट का मतलब होता है वो सूट जो पहले डिसाइड हुआ। अगर हमसे पूछा जाए कि 2 केस हैं, इनमें से फॉर्मर सूट कौन होगा, वो सूट जो पहले डिसाइड हुआ उसको हम बोलते हैं फॉर्मर। वो सूट जो पहले फाइल हुआ है वो नहीं, वो सूट जो पहले डिसाइड हुआ है वो है फॉर्मर सूट, और जो दूसरा बच जाता है उसको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट। रेस्ट सब जुडिस के अंदर क्या होता है, 2 सूट के क्या क्या नाम होते हैं रेस्ट सब जुडिस में? रेस्ट सब जुडिस में जो होते हैं 2 सूट के क्या नाम होते हैं? प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। इसमें होते हैं फॉर्मर और सब्सिक्वेंट। सो लिया अगर दोपहर में नींद आ रही है, पानी पी ले। फॉर्मर और सब्सिक्वेंट, फॉर्मर का मतलब ये होता है कि जो केस पहले डिसाइड, सब्सिक्वेंट मतलब जो बच गया, जो भी बचा हुआ। हम ये नहीं बोलेंगे जो बाद में डिसाइड हुआ, बचा हुआ। हमसे अगर पूछा जाए कि एक केस 1 है, जो केस फाइल हुआ 2025 में, डिसाइड हुआ 2026 में। एक केस 2 है, ये फाइल हुआ 2026 में, डिसाइड हुआ 2026 में, डिसाइड नहीं हुआ।
बताइए इसमें से फॉर्मर कौन सा है? केस 1 है जो फाइल हुआ 2025 में, अभी तक डिसाइड नहीं। क्यों? फॉर्मर सेकंड सूट क्यों है? ये पहले डिसाइड, ये तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, ये तो डिसाइड ही हुआ जो केस पहले डिसाइड होता है। तो हम बोलते हैं कि अगर आपको रेस जुडिकाटा लगाना है तो दो केसेस आपके सामने होने चाहिए, सिर्फ एक केस के अंदर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, दो केसेस होने चाहिए जिसके अंदर एक केस फॉर्मर सूट की कैटेगरी में आए, एक सब्सिक्वेंट सूट। अब आती है बात, रेस जुडिकाटा किस पे लगता है, फॉर्मर पे या सब्सिक्वेंट पे? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा किस पे लगता है, फॉर्मर पे या सब्सिक्वेंट पे? क्यों? क्यों? कोर्ट किस केस को डिसमिस करती है, सिंपल भाषा में बोलूं तो? कोर्ट किस केस को, भाई ये केस तो डिसाइड ही हो गया, आदमी ये केस फाइल करता है और कोर्ट बोलती है कि नहीं यार ऐसा का ऐसा केस पहले डिसाइड हो चुका है, तो कोर्ट बोलेगी नहीं हम इसको नहीं सुनेंगे, हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ए ने बी के खिलाफ जमीन का केस फाइल किया सन 2020 में, ये केस डिसाइड हो गया 2023। ये क्या करता है, सेम केस, सेम जमीन का केस ये फाइल कर देता है 2025 में। अब आप बताओ सब्सिक्वेंट किस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा किस पे लगेगा, इस वाले पे या इस वाले पे? पहली बात तो मेरे को ये बताओ, इसमें फॉर्मर को, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, इसमें फॉर्मर और सब्सिक्वेंट कौन सा है? कौन से वाला है? ये फॉर्मर हो गया, ये तो डिसाइड ही हो गया, ये बचा हुआ हो गया सब्सिक्वेंट। अब रेस जुडिकाटा का सिद्धांत किस पे लगाओगे आप? रेस जुडिकाटा बोलता क्या है कि भैया अगर एक केस डिसाइड हो चुका है, सेम टू सेम केस आप दोबारा फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देगी। तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत किस पे लगाओगे, सब्सिक्वेंट पे। क्यों? क्योंकि भैया फॉर्मर तो डिसमिस ही हो गया ना। आपको कहा क्या जा रहा है कि अगर एक केस पहले डिसाइड हो चुका है और सेम टू सेम केस दोबारा फाइल हो रहा है, तो ये जो दोबारा वाला केस है, सब्सिक्वेंट वाला है, इसको डिसमिस किया जाएगा। हम जो बोल रहे हैं कि कोर्ट अगर एक केस को सुन चुकी है, दोबारा वैसे का वैसा केस आता है, तो जो दोबारा वाला केस है वही तो डिसमिस कर दोगे, ये तो डिसाइड ही हो गया, ये तो डिसमिस ही हो गया, डिसाइड होके यही तो डिसमिस होगा ना। तो हम क्या बोलते हैं कि दो सूट होने चाहिए, एक फॉर्मर एक सब्सिक्वेंट। फॉर्मर के केस में हमको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मर केस किसको माना जाएगा, और अगर हमसे पूछ लिया जाए रेस जुडिकाटा किसको लगेगा, साहब रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट को लगेगा, क्योंकि फॉर्मर तो डिसाइड हो चुका है, वो तो वैसे डिसाइड होकर डिसमिस हो गया, तो रेस जुडिकाटा किसको लगेगा, सब्सिक्वेंट। एक बात तो हम, पहला इसेंशियल हमारा क्या है कि भैया दो सूट होने चाहिए, जिन दो सूट में एक फॉर्मर की कैटेगरी में एक सब्सिक्वेंट की कैटेगरी में, और फॉर्मर क्या होता है और सब्सिक्वेंट सूट पे ही रेस जुडिकाटा लगता है। इसको लेकर कोई भी सवाल? इसको लेकर कोई भी सवाल? अब आ जाइए, दोनों के दोनों सूट सेम पार्टीज के बीच में होने चाहिए, और सेम पार्टीज का मतलब क्या है, चाहे तो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, पार्टी सेम होनी चाहिए दोनों केस में। दोनों के दोनों केस में अगर कहीं से भी पार्टी बदल जाती है, कोई और पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। ये क्या कहना चाहता है? आप ए और बी, एक जमीन है जो जयपुर में है, क्या, चलो नंबर लिख देता हूं, हाउस नंबर 8, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ए कह रहा है मैं मालिक हूं, बी कह रहा है मैं मालिक हूं। कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि मालिक कौन है, ए मालिक है, ठीक, ए मालिक है। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि मालिक ए हो गया, डी ने ए के ऊपर केस कर दिया, क्या कह दिया, ये जो हाउस नंबर 8 है इसका मैं मालिक हूं। डी कह रहा है मैं मालिक हूं, ए कह रहा है नहीं नहीं मैं मालिक हूं, और ए ये कह रहा है, नंबर 1, ए ये कोर्ट को कह रहा है कि साहब देखो आपने पहले डिसाइड किया है कि मैं मालिक हूं, और क्योंकि आप पहले डिसाइड कर चुके हो कि इस जमीन का मैं मालिक हूं, तो आप इसको नहीं सुन सकते, आप इसको डिसमिस कर दो। क्यों? क्योंकि रेस जुडिकाटा लगेगा। बताओ ये बात इसकी सही है क्या? क्यों?
पार्टीज डिफरेंट है जी, पार्टीज डिफरेंट। इसी को हम एक तरह से और बोलते हैं, जो सिविल सूट के फैसले होते हैं ना, जो सिविल सूट वो सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं। ये क्या बोल रहा है इस केस 2 में, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि साहब आपने जो पहले फैसला सुनाया था ना, ए वर्सेस बी के केस में जो आपने फैसला सुनाया था, उसमें आपने कहा था कि इस जमीन का मालिक मैं हूं, मतलब ए हूं। तो कोर्ट कहेगी भैया वो ए और बी के बीच में फैसला था, ये जो फैसला है इस केस का, ये सिर्फ तुम दोनों पे बाइंडिंग होगा, इसके बेस पे तू पूरी दुनिया के खिलाफ कब्जा नहीं ले सकता, तुम दोनों पे बाइंडिंग होगा। तो सिविल सूट का फैसला सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, ये नहीं कह सकता कि पूरी दुनिया पे बाइंडिंग होगा। नो, इट इज ओनली अ राइट इन पर्सन, सिर्फ पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, इसीलिए हम ये बात बोलते हैं। जहां पार्टी बदल गई, पार्टीज केस की बदल गई, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सर पहले आपने ये कहा था और पहले आपने वो कहा था। नो सॉरी, जो पहले कहा था वो इन दो पार्टीज पर बाइंडिंग है, जैसे ही पार्टीज बदल गई तो बाइंडिंग नहीं है। तो जो हम दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि सेम पार्टीज होनी चाहिए चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसका मतलब ये है कि अगर पार्टीज बदल गई तो सिविल कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं होता है। पार्टीज बदल गई तो रेस जुडिकाटा नहीं होगा। और अगर आपको रेस जुडिकाटा लगाना है तो ऐसा होना चाहिए कि ए और बी जमीन का फैसला हाउस नंबर 8, कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ए मालिक है, ए मालिक है। फिर क्या करते हैं ये जो बी है, बी का लड़का सी, जो बी का लड़का है वो केस कर देता है ए के ऊपर, ये हाउस नंबर 8 का मालिक मैं हूं, ओनरशिप की। यहां पर ए ये कहता है कि साहब, कोर्ट को बोलता है कि साहब आप पहले डिसाइड कर चुके हो कि इस घर का मालिक मैं हूं, तो आप इस पे रेस जुडिकाटा लगाइए। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्यों? पार्टी सेम हो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यहां पर ए और बी है, यहां पर कौन है, सी किसका लड़का है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्सेस क्या बन गया, पार्टीज कौन बन गई, सेम पार्टीज हो गई ना। तो सेम पार्टीज हो गई तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा ना, रेस जुडिकाटा लगेगा ना। यहां पर आप कहां गया, सेम पार्टीज होगी तो रेस जुडिकाटा लगेगा, केस होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? कोई भी ऐसा जिसको ये बात नहीं समझ आई, दोबारा बता देता हूं मैं। हाँ जी, ये लो, दो केस होने चाहिए, एक फॉर्मर एक सब्सिक्वेंट। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट पर लगेगा। दूसरी बात, सेम पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी सेम चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, बस सेम होनी चाहिए। तीसरी बात और ध्यान रखना, टाइट इनडायरेक्टली का मतलब यही हो गया, सेम टाइटल। अब ये क्या था, सेम टाइटल के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि भैया जो पार्टीज आ रही हैं वो किस कैपेसिटी में आ रही है। ए और बी केस था पोजेशन का, चलो ओनरशिप का, ओनरशिप का, ए और बी ओनरशिप का, ए कह रहा है मैं मालिक हूं, बी कह रहा है मैं मालिक हूं। ये जो लोग हैं ये ओनरशिप किस बेस पे क्लेम कर रहे हैं, हायरार्की, हायरार्की। इसलिए ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है और एज पर दिस हमारी प्रॉपर्टी बनती है। ए कह रहा है कि एज पर सक्सेशन मैं एंटाइटल हूं, बी कह रहा है एज पर सक्सेशन मैं एंटाइटल हूं। इसके अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, बी मालिक है। उसके बाद क्या होता है, ए ही बंदा दोबारा केस फाइल करता है कि साहब ये जो हाउस नंबर 8 है इसका मैं मालिक हूं, क्यों साहब, मैंने खरीदा है, मैंने क्या किया, ये खरीदा है। बी कहता है कि साहब यही बंदे ने 2020 में ये केस फाइल किया था जिसमें आपने कहा था कि मैं मालिक हूं, आप इस केस को डिसमिस कर दो। सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, पहले डिसाइड हो चुका है, आप रेस जुडिकाटा लगाइए, बताओ क्या होगा।
हाँ जी, ध्यान देना, ये बात समझ आ गई। दो केस होते हैं, ये बात समझ आ गई, सेम पार्टीज होनी चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा पॉइंट और है, सेम टाइटल होना चाहिए। अब ये क्या है, सेम टाइटल का मतलब होता है कैपेसिटी। पार्टीज क्या होती है ना, ग्राउंड लेकर आती है कि भैया तुम कब्जा क्लेम कर रहे हो तो किस आधार से क्लेम कर रहे हो, तो जो आधार होता है उसका हम बोल देते हैं टाइटल, कैपेसिटी, पद। जैसे कि अब यहां पर क्या है, यहां पर ये जो भाई साहब है ए और बी, ये किसके बेस पे मालिकाना हक क्लेम कर रहे हैं, सक्सेशन, सक्सेशन। यहां पर ये किस पद में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं साहब सक्सेसर के पद में। ए कह रहा है मैं सक्सेसर हूं, बी कह रहा है मैं सक्सेसर हूं, मेरा बनता है। यहां पर ये किस टाइटल में आ रहे हैं, ए कह रहा है साहब मैं सॉरी परचेजर हूं, किस टाइटल में आ रहा है ये, परचेजर, खरीदार। यहां पर तो ये आ रहा है किसके, सक्सेसर की, मेरी प्रॉपर्टी बननी चाहिए सक्सेशन के तौर पर, यहां पर ये आ रहा है परचेजर के तौर पर। टाइटल अलग हुए कि नहीं हुए, पद अलग हुए कि नहीं हुए, कैपेसिटी अलग हुई कि नहीं हुई, पद अलग हुए कि नहीं हुए, कैपेसिटी अलग हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। हाँ जी, ये दोबारा बताओ, नहीं समझ आया तो दोबारा बता दो। देखो क्या होता है ना, जब भी हम केस फाइल करते हैं ना, तो हम कोई ना कोई बोलते हैं कि भैया तुम किस बेस पे, अब सिविल के अंदर तो प्रॉपर्टी और इनका ही होता है। भाई मान लो ऐसा है, ए और बी के बीच में केस चल रहा है, किस चीज का, कि साहब वो कह रहा है साहब मैंने बी से ना 100 रुपए लेने हैं, 100 रुपए लेने हैं। ये कह रहा है मैंने बी से कितने रुपए लेने हैं, 100 रुपए। उससे पूछा गया कैसे, वो कह रहा है मैंने इसको उधार दिए थे, मैंने इसको उधार दिए थे। तो उधार दिए थे तो ए क्या बन गया, क्रेडिटर, बी बन गया डेटर, यही बना ना। अगर हम बोले ए कौन हुआ बी का, क्रेडिटर, बी कौन हुआ, डेटर, ए हुआ उधार पैसा देने वाला, बी पैसा लेने वाला। मान लो इस केस के अंदर कोर्ट ने कह दिया कि भैया बी सॉरी ए का जो है केस, कोर्ट ने कह दिया कि बी के पैसे नहीं बनते, बी नॉट लायबल, बी नॉट लायबल, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर जो है ए ने दोबारा केस कर दिया, उसने कहा कि साहब मैंने इससे 100 रुपए लेने हैं। कोर्ट ने पूछा किस बेस पे, कोई ग्राउंड तो बोलेगा, ऐसे थोड़ी है कि 100 रुपए लेने। बोले क्यों, कैसे, क्या साहब मैंने ना इसको ना सामान बेचा था, सामान बेचा था। अब यहां पर ए कौन हुआ, सेलर, सेलर हुआ, हाँ जी। बी हुआ बी हुआ बायर, सोगा में अभी पढ़ के हटे हैं अपने, सेलर बायर हुआ। अब क्या यहां पर इनकी जो पद है, अब आप इन सिर्फ नाम पे मत जाओ, पद, यहां पर केस किसका किसका है, क्रेडिटर और डेटर का। यहां पर केस किसका किसका है, तो क्या ये सेम हुए, नाम पे मत जाओ, कानून यही कह रहा है। क्या सिर्फ नाम पे नहीं पड़े रहोगे तुम कि नाम सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, नाम सेम है तो रेस जुडिकाटा लगा दो, कानून कह रहा है ऐसे नहीं होगा, नाम सेम होना चाहिए। अगर नाम सेम कुदरती नहीं भी है, पहली बात तो ऑब्वियस है कि अगर नाम सेम आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आप ये भी देखोगे पद भी सेम होने चाहिए, टाइटल कैपेसिटी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम सेम है तो आप बोल दोगे रेस जुडिकाटा लग गया, नहीं। टाइटल, टाइटल का यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पर जो ये बातें बोल रहा था वही सेम ग्राउंड यहाँ पर, क्योंकि टाइटल तभी बदलेगा जब आप ग्राउंड बदल दोगे, जब आप अपना कोज ऑफ एक्शन है ना, कि आप किस बेस पे पैसे मांग रहे हो, आप किस बेस पे मालिकाना हक क्लेम कर रहे हो, वो जैसे ही आप ग्राउंड बदलोगे, कोज ऑफ एक्शन बदलोगे, तभी आपका पद बदलेगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो ये कानून कह रहा है ना यार, आपका पद, पार्टीज का जो पद है, जो टाइटल है वो सेम होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि कोज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि टाइटल तभी बदलेगा जब कोज ऑफ एक्शन, कोज ऑफ एक्शन मतलब तुम जो ग्राउंड लेकर आ रहे हो कि तुमने पैसे क्यों लेने हैं, किस बेस पे बोल रहे हो, प्रॉपर्टी तुम्हारी है किस बेस पे बोल रहे हो, कोज ऑफ एक्शन, ग्राउंड, ग्राउंड सेम होने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड बदलेगा तभी पद बदलेगा। तो ग्राउंड सेम है तभी केस सेम है। जब ग्राउंड ही बदल गया तो ये तो बेसिक बात है कि अगर ग्राउंड ही बदल गया तो बेसिक बात क्या है, तो ये केस भी बदलेगा।
यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने 100 रुपए क्यों लेने उधार दिए थे, यहाँ पर कह रहा है मैंने 100 रुपए इसलिए लेने के सामान बेचा था। ये तो केस ही अलग हुए ना, दोनों केस ही अलग हुए। प्रैक्टिकली बात करें, अब हमारे को पता है ये बात अजीब क्यों लग रही है। हमको लग रहा है कि यार ये कैसी सी बात बोल रहा है, सेम टाइटल। हम एक ही एक जगह पे पढ़े यार, एक ही केस के अंदर टाइटल अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर मैं टोटली अलग केस लेकर आऊंगा, मान लो मैंने एक बार आपके खिलाफ केस किया कि आप जिस घर में बैठे हो वो मेरा बनता है, मैं उसका मालिक हूं। एक तो मैंने ये आपके खिलाफ केस किया। अब मैं पहले तो मान लो मैं मालिकाना हक क्लेम कर रहा हूं, हो गया। अब अगर मेरे को दोबारा आपके खिलाफ केस करना है और मैं वहां पर ग्राउंड ही बदल दे रहा हूं, पहले तो मैंने क्या बोला कि साहब मैं मालिक हूं, मेरे से पूछा गया कैसे हो, सर मैंने खरीदा है, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मेरे खिलाफ डिसाइड कर दिया। अब अगर मैं दोबारा सेम बात पे आऊंगा तो कोर्ट बोलेगी कि यार सुन तो चुके हैं, क्यों बार बार तंग कर रहे हो। सपोज मैं दोबारा जो आ रहा हूं मैं ग्राउंड ही बदल दे रहा हूं कि मैं कोई नई बात उठा के ला रहा हूं, तो वहां पर तो मेरे को सुनना बनता है ना। वही कानून बोल रहा है भैया टाइटल सेम होना चाहिए, जिसका मतलब है ग्राउंड सेम होने चाहिए, कोज ऑफ एक्शन सेम होने चाहिए। क्यों? अगर ग्राउंड सेम होगा तभी टाइटल सेम होगा। जहां ग्राउंड बदल दिया वहां टाइटल भी बदल जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह। अब ध्यान दें, ये एक छोटी सी क्या है, जैसे जो जो भी अपने महान लोग हैं जिन्होंने पेरक लिखी है, उनकी एक छोटी सी दिक्कत है सेक्शन 11 के अंदर। चाहे सेक्शन 10 बोल दो चाहे सेक्शन 11 बोल दो, जिसकी वजह से टॉपिक, इतना इजी टॉपिक जो बहुत इजी टॉपिक है, इन्होंने उसको मुश्किल बना दिया। अब है क्या, हम मान लो अगर मैं अब यहाँ से आपको अगला पॉइंट पढ़ा दूं और फिर अपने कल कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पढ़ेंगे, आप बोलोगे सर कल तो आपने ऐसा बोला था, आज आप ऐसा बोल रहे हो। इन्होंने जब ये बात लिखी ना, इनको खुद को एक बात लगी कि यार इस आदमी ने केस फाइल किया कि मैंने 100 रुपए लेते हैं, और अपने यहाँ लेकर कह रहे हैं कि अगर ये ग्राउंड बदल देगा ना फिर दोबारा फाइल कर सकता है। तो ऐसे तो ग्राउंड बदल बदल के कैसे भी आता रहेगा, कभी बोल देगा मैंने उधार लिए, कभी बोल देगा मैंने सामान बेचा, कभी बोल देगा कुछ, कभी बोल देगा कुछ। ये तो किसी न किसी ग्राउंड पे पैसे आता रहेगा। अब इन्होंने लिख तो दिया था, मुकरे भी जैसे। इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन डाल दी, जिसमें इन्होंने लिख दिया कि भैया ऐसा है, ऐसे कोई भी ग्राउंड जो आपकी नॉलेज में थे या फिर जो आप रेज कर सकते थे, रेज कर सकते थे, इनफॉर्मर सूट, इन पर भी रेस जुडिकाटा लगेगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कान सीधा नहीं पकड़ा, कान घुमा के पकड़ा। इन्होंने ऐसे नहीं बोला, अब ये जो आपका एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल, इसमें इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि यार इसमें रेस जुडिकाटा लगेगा। इन्होंने कहा नहीं साहब नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? सर टाइटल बदल गया। जब इनको अपनी गलती पता लगी कि यार ये तो मिसयूज होगा, वो बंदा 100 रुपए कभी तो उधार मतलब बोलेगा कि मैं क्रेडिटर हूँ, फिर बोलेगा मैंने सामान बेचा, फिर बोलेगा इसने मेरा नुकसान कर दिया, इस बात के बंदे किसी ना किसी ग्राउंड पे बनाता रहेगा 100 रुपए कि कैसे ना कैसे बस मेरा केस सक्सीड हो जाए। अब इनको पता था ये कमी तो रह गई अपने से, फिर उन्होंने ये बात लिखी। अब अपने इस एग्जाम्पल में रेस जुडिकाटा नहीं लगाएंगे, अपने क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्या कि साहब रेस जुडिकाटा तो नहीं लग सकता क्योंकि सेम टाइटल नहीं है, पर हम यहाँ ये बोलेंगे कि जो ये ए है ना उसकी ये चीज नॉलेज में थी पहले से। हम ऐसा बोलेंगे कि अगर ये फैक्ट उसके पास पहले से नॉलेज में था या इस ग्राउंड को भी वो यहाँ रेज कर सकता था, तो हम मानेंगे कि ये ग्राउंड भी डिसाइड होता है। हम यहाँ रेस जुडिकाटा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगाएंगे। ये बात मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने कल जब कंस्ट्रक्टिव वाली बात करेंगे तब आपको लगेगा सर कल तो आपने बोला था कि अगर पद बदल जाए, अलग अलग ग्राउंड हो जाए, पद मतलब अगर ग्राउंड से अलग हो जाए तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा उस केस में प्ले में आ जाएगा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सिंपल सी बात बोलता है कि भैया अगर दो अलग अलग ग्राउंड्स हैं, तो दो अलग अलग केस है जो सेम पार्टीज के बीच में है, बस ग्राउंड्स अलग अलग है, जिसके अंदर हम बोलते हैं टाइटल अलग अलग हैं, तो उस केस के अंदर हम इस केस पे रेस जुडिकाटा तब लगा सकते हैं अगर जो ये ग्राउंड है, यहाँ पर जो भी वो ग्राउंड क्लेम कर रहा है वो ये यहाँ रेज कर सकता है। यहाँ पर जो ये कोज ऑफ एक्शन ला रहा है वो कोज ऑफ एक्शन
इसके यहाँ पर रेज करने के राइट थे, कि नॉलेज में थे। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि रेस जुडिकाटा लगेगा, हम बोलेंगे नहीं लगेगा। कंस्ट्रक्टिव लगेगा, लगेगा। हम इस पे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव लगाएंगे और क्या ग्राउंड देंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि पार्टी सेम है, टाइटल सेम है, नहीं। हम बोलेंगे कि भैया ऐसा है, पार्टी सेम है, टाइटल सेम नहीं है, पर ये वाला जो ग्राउंड है ना, जो भी ये ग्राउंड या कोज ऑफ एक्शन ला रहा है, अगर ये इसकी नॉलेज में यहां पर था, जो ऑब्वियस हमारे पास केस के फैक्ट में पहले से बताया होगा हमें, तो अगर ये इसकी नॉलेज में यहां पर पहले से था, तो हम ये मानेंगे कि कोर्ट ने इसको भी डिसाइड कर दिया। इस पर फिर हम रेस जुडिकाटा लगा देंगे, बट थ्रू कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कोई भी डाउट कुछ भी इस बात को लेकर नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दूं। हाँ जी, किसी का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, ताकि मैं आगे बात, ठीक है। अब दोबारा अपने बात करते हैं, ठीक है, दोबारा आते हैं अपने। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप, कोई कुछ कह रहे हैं? अब ध्यान देना, ठीक है। रेस जुडिकाटा, यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टिव की दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने दोबारा आते हैं, हम बात कर रहे हैं रेस जुडिकाटा की, जो सिंपल सी बात बोलता है कि भैया ऐसा है कि अगर कोर्ट किसी भी एक मामले को सुन चुकी है, सुनने का मतलब है उसको एडजुडिकेट कर चुकी है, मेरिट्स पर डिसाइड कर चुकी है, तो दोबारा उसको नहीं सुनेगी, सीधी सी बात है। तो हम बोलते हैं कि भैया ठीक है, कोर्ट नहीं सुनेगी, इसके लिए क्या क्या इजेंशियल है, अगर हमको रेस जुडिकाटा लगाना है तो क्या क्या इजेंशियल है। हम बोलते हैं साहब 2 केस होने चाहिए, एक फॉर्मर, एक सब्सिक्वेंट। रेस जुडिकाटा किस पे लगेगा, सब्सिक्वेंट, मतलब केस कौन सा डिसमिस होगा, सब्सिक्वेंट वाला, फॉर्मर तो पहले डिसाइड हो चुका है। दूसरा हम बोलते हैं कि सेम पार्टीज होनी चाहिए, जो केस 1 और केस 2 है ना, जैसे फॉर्मर और सब्सिक्वेंट है, इसमें पार्टी सेम होनी चाहिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि पार्टीज के नाम बदल गए तो हम बोल देंगे रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है, जो बंदा आ रहा होता है वो पुराने वाली पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा हम बोलते हैं सेम टाइटल। ये जो सेम टाइटल है ना, ये एक्चुअली में आता है कोज ऑफ एक्शन, ये एक्चुअली में आता है ग्राउंड से। अगर आपके ग्राउंड बदलेंगे, कोज ऑफ एक्शन बदलेगा, तभी आपका पद बदलेगा। तो हम, इन्होंने इसको ऐसा नहीं लिखा सेम ग्राउंड, ऐसे इन्होंने लिख दिया सेम टाइटल। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो टाइटल, पद बदलेगा ही तब, आपकी कैपेसिटी बदलेगी ही तब, जब आप कोज ऑफ एक्शन बदल दो, जब आप जो केस फाइल करने का जो ग्राउंड है ना, जो भी आप क्लेम कर रहे हो, उसका जो ग्राउंड है वो बदल देते हो। एक, 2 सूट, 2 सेम पार्टीज, तीसरा सेम टाइटल, जिसको आप बोल सकते हो सेम कोज ऑफ एक्शन या सेम ग्राउंड। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भैया रेस जुडिकाटा लगेगा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, तब तो हम ऐसे ही चेक करते हैं। पर ये जो सेम टाइटल वाला है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर बार ही लगेगा, बट यहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग सकता है। रेस जुडिकाटा भले ही नहीं लगता, कंस्ट्रक्टिव लग सकता है, जिसका सिंपल सा मतलब है, कंस्ट्रक्टिव ये कहता है कि अगर आप ऐसा कोई भी ग्राउंड सब्सिक्वेंट सूट के अंदर ऐसा कोई भी ग्राउंड क्लेम करते हो, जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि आप फॉर्मर सूट में पहले रेज कर सकते थे, तो कानून ये मानता है कि ये ग्राउंड आपने वहां रेज किया था और ये ग्राउंड डिसाइड हो चुका है। कानून ये मानता है कि ये ग्राउंड भी सुना जा चुका है, चाहे वहां पर नहीं सुनवाई हुई थी, पर ये माना जाएगा। तो जो ये सेम टाइटल वाला मुद्दा है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। आ जाओ, ए और बी, ए बी के खिलाफ केस करता है, कोर्ट में कहता है कि साहब मैंने बी से 100 रुपए लेने हैं, क्यों, मैंने इसको उधार दिए थे। ए किस कैपेसिटी में आता है, ए किस कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है, ए किस कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है, और बी क्या हो गया फिर, डेटर हो गया। अब ध्यान देना, ए और बी ये हो गए। अब ये केस क्या डिसमिस हो जाता है, ए का, कोर्ट कह देती है बी लायबल। ए क्या करता है, 5 साल बाद फिर केस फाइल करता है ए के खिलाफ कि साहब मैंने इससे 100 रुपए लेने, क्या ग्राउंड क्लेम कर रहा है कि साहब मैंने इसको सामान बेचा था। अब यहाँ ए क्या बन गया और बी क्या बन गया। अब सिर्फ सेम पार्टीज पे मत रहना, ऐसा नहीं कि पार्टीज का नाम सेम है तो आप रेस जुडिकाटा लगा दो, आप टाइटल, पद भी चेक करो। यहाँ क्या पद हुआ, केस 1 में पद क्या हुआ, टाइटल क्या हुआ पार्टीज का, यहां पर डिफरेंट हुए, कैपेसिटी अलग हुई।
तो यहां पर हम रेस जुडिकाटा डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बट अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो ऑल्दो हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी बात करेंगे, बट अपने उसको यहाँ थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद रहे कि भैया इसमें ऐसा नहीं है कि टाइटल अलग हो गया तो रेस जुडिकाटा आंख मीच के बोल देंगे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। अगर हमारे को वो ऐसा बोलता है कि साहब जो ये यहाँ ग्राउंड लेकर आ रहा है ना, ये बोल रहा है कि मैंने इसको 100 रुपए लेने हैं, मैंने इसको सामान बेचा था, इस ग्राउंड को, इस कोज ऑफ एक्शन को वो यहाँ रेज कर सकता था, उस समय भी इसके पास ये कोज ऑफ एक्शन था, तो कानून बोलता है यार तेरे पास ये कोज ऑफ एक्शन उस समय भी था, ये ग्राउंड तेरे पास उस समय भी था, तुझे उस समय ये ग्राउंड रेज करना चाहिए था, तूने नहीं रेज किया, हम ये मानेंगे कि हमने ये मामला पहले डिसाइड कर चुके हैं। यहां पर रेस जुडिकाटा तो नहीं लगेगा, पर यहां कंस्ट्रक्टिव लग सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं लगेगा ही लगेगा। मे और मे का ग्राउंड क्या है, कंस्ट्रक्टिव लगाने का ग्राउंड क्या है, एनीबडी जो बताएगा कंस्ट्रक्टिव लगाने का ग्राउंड क्या है, कंस्ट्रक्टिव लगाने का ग्राउंड क्या है? हाँ ध्यान देना, कंस्ट्रक्टिव हम तब लगा सकते हैं जब नंबर 1 आप सब्सिक्वेंट सूट के अंदर नया ग्राउंड क्लेम करते हो जिसकी वजह से ऑब्वियस पद बदल गया, पर आपके पास ये फैक्ट आता है कि ये जो नया ग्राउंड है ना, ये पार्टी की नॉलेज में पहले से था। पहले से मतलब क्या है, ये जो नया ग्राउंड है, जो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर हम के हिसाब से बोल रहे हैं, जो नया ग्राउंड है, ये फॉर्मर सूट में भी पार्टी ला सकती है, तब भी पार्टी की नॉलेज में था, तब भी पार्टी इस मुद्दे को वहां ला सकती, पर पार्टी जानबूझ के नहीं, जानबूझ के मतलब कानून प्रिज्यूम कर रहा है कि तुम जानबूझ के नहीं है, तुमको ये था कि आधी बात बता देते हैं, अगर इस बेस पे सक्सीड हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर जो बचा हुआ ग्राउंड है उस पर एक और केस फाइल कर देंगे। तुमने 100 रुपए लेना था, तुमने दो चीजें कर दी, एक तो बोल दिया कि साहब उधार दिए थे, वो बात ले आए, दूसरा और ग्राउंड था तुम्हारे पास कि साहब मैंने इसको सामान भी बेचा था, कि मैंने इसको सामान बेचा था उधार, पूरी बात क्या थी, मैंने इसको सामान बेचा था उधार में, आपने क्या बोला कि साहब उधार दिए थे, सामान वाली बात छुपा दी, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कि उधार वाली बात सक्सीड हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सामान वाली बात ले आएंगे। तो कानून बोलता है कि भैया तुम नया ग्राउंड जो सब्सिक्वेंट सूट में ला रहे हो ना, अगर हमें पता लगता है कि वो नया ग्राउंड तुम फॉर्मर सूट में रेज कर सकते थे, तुम्हारे पास वो पहले से नॉलेज में था नया ग्राउंड, तो हम मानेंगे कि ये ग्राउंड नया नहीं है, हम मानेंगे कि ये नया जो ग्राउंड है ये सिर्फ नाम का नया है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, और अगर ये ऑलरेडी डिसाइडेड है तो अब हम इस पे रेस जुडिकाटा लगा सकते हैं, अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है तो लगा सकते हैं, यही कानून कह रहा है। तो जो सेम टाइटल वाला आपका पॉइंट है ना, इसमें आंख मीच के ये मत बोलने लग जाना कि सेम टाइटल नहीं है तो सीधा लगा दो पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, वहां पर ध्यान देना, अगर ऐसी बात आ रही है कि यार ये ग्राउंड वो पहले रेस कर सकता था, सेम टाइटल भले ही नहीं है पर जो नया ग्राउंड है ये पहले रेस कर सकता था, आपके पास कोई भी ऐसा फैक्ट आ रहा है सामने, तो आप बोलोगे कि नहीं रेस जुडिकाटा भले ही नहीं लगेगा पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगा देंगे हम, और हम बोल देंगे कि ये जो भी सब्सिक्वेंट सूट है वो डिसमिस होगा। कोई डाउट इस बात को लेकर? कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब आ जाइए। चौथा पॉइंट, ये जो आपका रेस जुडिकाटा है ये सूट को तो लगता ही लगता है, ये इश्यू को भी लगता है, ये क्या बात हुई सर, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सूट ही डिसाइड हो, अगर कोई एक इश्यू, एक पॉइंट भी कोर्ट द्वारा पहले डिसाइड हो चुका है और बाद में आप उसी सेम पॉइंट को किसी और केस में लाते हो तो कोर्ट बोल देगी कि यार हम ये इश्यू डिसाइड कर चुके हैं पहले, अब ये कैसे हो सकता है? कई बार क्या होता है ना, आप कोर्ट में केस फाइल करते हो ए वर्सेस बी, आप कोर्ट में केस फाइल करते हो कि साहब मेरे को कब्जा दिलवा दो और मेरे को ओनरशिप भी डिक्लेयर कर दो,
और कोर्ट कहती है कि यार हम तुमको कब्जा तो दिलवा सकते हैं, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है, हमारी पावर में है, ओनरशिप डिसाइड करने की हमारे पास पावर नहीं है, जिसको आप बोलते हो जुरिस्डिक्शन नहीं। तो कोर्ट क्या करती है, आपका ये ओनरशिप वाला पॉइंट तो छोड़ देती है, कोर्ट बोल देती है भैया ये तो आप जो कोर्ट डिसाइड कर सकती है उसमें जाओ, और इस मुद्दे को कोर्ट डिसाइड करती है। अब देखा जाए तो कोर्ट ने आपका केस तो पूरा डिसाइड नहीं किया। आपने मांगा था कब्जा, आपने मांगा था ओनरशिप, कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया, सिर्फ कब्जा। ओनरशिप कोर्ट कहती है कि भैया हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं। फिर होता क्या है, आप दोबारा केस फाइल करते हो, वहां भी आप बोलते हो कब्जा ओनरशिप। अब देखा जाए तो यहाँ पर केस कोर्ट ने पूरा केस तो डिसाइड नहीं किया, पर कोर्ट ने आपका इश्यू डिसाइड कर दिया। इस इश्यू के बेस पे इसको रेस जुडिकाटा लग जाएगा। कोर्ट क्या करेगी, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जो आपका रिलीफ है उसको डिसमिस कर देगी। कोर्ट बोलेगी यार ये तुम पहले से डिसाइड करवा चुके हो, तो इसको हम डिसमिस कर देंगे, ये हम तुम्हारा डिसाइड कर देंगे। ये एक और एग्जांपल, कई बार क्या होता है, बंदा क्या करता है, केस फाइल करता है कि साहब एक तो मैं मालिक हूं इस जगह का, मेरे को कब्जा दिलवाया जाए, और दूसरा इस आदमी को बोलो कि मेरे को डैमेजेस दे। अब ज्यादातर ऐसा होता है, वैसे तो आजकल ऐसा नहीं होता, बट कोर्ट जो छोटी मोटी कोर्ट होती है वो कई बार ये नहीं डिसाइड कर पाती। वो कहती है यार ये हमारी सूट जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, पर हम ये डिसाइड कर देते हैं, कोर्ट डैमेजेस डिसाइड कर देते हैं। फिर वो बंदा क्या करता है, जो दूसरी कोर्ट में जाता है, वहां भी वो ओनरशिप और पोजेशन और डैमेजेस फिर क्लेम कर लेता है। वो सोचता है कि आपका दोबारा मिल जाए, इस पे रेस जुडिकाटा मिल जाए। कोर्ट इस इश्यू को डिसमिस कर देगी। कोर्ट बोलेगी नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों? कोर्ट बोलेगी ये इश्यू पहले डिसाइड है। तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि रेस जुडिकाटा के लिए सूट पूरा डिसाइड हो, नहीं। अगर कोई इश्यू, कोई मुद्दा भी पहले से डिसाइडेड है, डिसाइड हो चुका है, तो उस पर भी रेस जुडिकाटा लगेगा, उसको भी दोबारा नहीं सुना जा सकता, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। तो हम ये चौथा पॉइंट में हम बोलते हैं कि भैया ये जो रेस जुडिकाटा है आपका, ये आपका सूट को भी लगता है, चाहे तो पूरा का पूरा केस डिसाइड हो चुका है, पूरे के पूरे केस को लगेगा। अगर पूरा केस नहीं, सिर्फ कोई एक आधा इश्यू डिसाइड हुआ था, तो उसको भी लग जाएगा, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, आगे कंटिन्यू कर दो। लास्ट पॉइंट है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, फाइनल एक लास्ट पॉइंट है जो ध्यान रखना, कि जिस भी कोर्ट ने, जो भी कोर्ट है, चाहे उसने सूट डिसाइड किया है, चाहे उसने इश्यू डिसाइड किया है, तो हम बोलते हैं जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट डिसाइड किया था, या जिस कोर्ट ने इश्यू डिसाइड किया था, जिसको आप अब फॉर्मर इश्यू बोल सकते हो, वो कोर्ट कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की होनी चाहिए। अगर ऐसी किसी कोर्ट द्वारा सूट या इश्यू डिसाइड हुआ है, जिस कोर्ट, जो कोर्ट जिस कोर्ट के पास वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। हो सकता है पार्टी सेम हो, कैपेसिटी सेम हो, टाइटल सेम हो, सब कुछ चल रहा है, पर जिस कोर्ट ने वो फॉर्मर सूट डिसाइड किया था, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी उस केस को डिसाइड करने की, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा सब्सिक्वेंट सूट में। तब जो भी सब्सिक्वेंट सूट जिस भी कोर्ट में आप फाइल कर रहे हो, वो उसको सुनेगी, वो डिसमिस नहीं करेगी। ये 5 पॉइंट है, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। हाँ जी, यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो मैं आपको अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि हम जो अभी लिख रहे हैं ना, इसके बेस पे आप मेंस का आंसर नहीं लिख सकते हो। आप सोचो भी मैंने 5 इजेंशियल है, 5 इजेंशियल ऐसे सिंपल लैंग्वेज में याद कर लिए, ये आपके इलस्ट्रेशन में काम आएंगे, ये ध्यान रखना। इजेंशियल वाला जो भी टॉपिक होता है, जो अपने बात करते हैं किसी भी टॉपिक में, वो आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर सकता है कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है, मतलब अब हम समझ गए, जो आपके एट द एंड इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो। जो कॉन्सेप्ट है
उसको आपको उसी हिसाब से याद करना पड़ेगा। भाई कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखना है, इसको कैसे लिखना है, वो जब मैं आपको लिखवाऊंगा तब मैं आपको बता भी दूंगा भाई ऐसे ऐसे याद कर लो, इतना पॉइंट ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो कोई भी आप में से ये मत सोचना भाई इसेंशियल्स के हिसाब से याद कर लेंगे और उसी को लिख देंगे। इसेंशियल्स को लिखने का तरीका, इसेंशियल में जो लैंग्वेज का जो लेवल होता है वो बहुत प्लेन हो जाता है, वो आपके सिर्फ इलस्ट्रेशन में काम आएगा। जो अपने सेक्शन 11 अगर पूछा जाता है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो अपने जब अपने लिखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अब आते हैं, हमने रेस जुडिकाटा का बेसिक पढ़ा, हमने रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत है क्या, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी एक केस कोर्ट पहले डिसाइड कर चुकी है तो कोर्ट जिस भी कोर्ट के अंदर आप अगर वो केस दोबारा फाइल कर रहे हो तो वो उसको नहीं सुनेगी। नहीं सुनने का मतलब क्या है कि वो उसको डिसमिस कर देगी। देन कम्स रेस जुडिकाटा, किस पर लगता है, सूट पर लगता है, इश्यू पर लगता है, दोनों पर लगता है, बोथ। ठीक है, रेस जुडिकाटा के लिए क्या होना चाहिए, दो केस होने जरूरी है। कौन कौन से, फॉर्मर सब्सिक्वेंट, प्रीवियस सब्सिक्वेंट। ठीक है, दो पार्टीज, सॉरी क्या कहते हैं अपना, सेम पार्टीज होना जरूरी है। ठीक है, क्या टाइटल सेम होना जरूरी है। अच्छा, सपोज अगर टाइटल सेम नहीं है तब भी किसी ना किसी कंडीशन में सूट डिसमिस हो सकता है क्या, सब्सिक्वेंट सूट। कब, हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव वाला ध्यान रखना ना, ये अपने एग्जाम्पल जब भी आएगा तो उसमें डायरेक्ट मत लगाना कि टाइटल बदल गया तो लगा दो कि रेसिड्यू काटा नहीं लगे, उस समय हम कंस्ट्रक्टिव लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना कि जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट डिसाइड किया है वो कोर्ट कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की होनी चाहिए। मतलब जो भी सूट जो पहले डिसाइडेड हुआ होना चाहिए ना, वो उस कोर्ट द्वारा डिसाइड होना चाहिए जो कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। ठीक है, ये हुआ आपका मतलब जिसको अपने बोल सकते हैं एक तरह से इसेंशियल्स, इसमें सेक्शन भी अपने लिख लेंगे। अब आता है आपका एक्सप्लेनेशन वाला एरिया, जहां से आपका प्री का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 11 के अंदर टोटल एक्सप्लेनेशन कितनी है। हाँ, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। टोटल बता देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। टोटल एक्सप्लेनेशन कितनी है, कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यूडिकाटा का कौन सा मतलब कौन सी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। उसके बाद कौन, हाँ, फोर्थ ना, कौन सा एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग को भी लगती है। मतलब आपने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डाली, डिसमिस हो गई, दोबारा डाल रहे हो तो नहीं सुना जाएगा। कौन सी एक्सप्लेनेशन, हाँ बिल्कुल अभी बता, हाँ। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ भी ऐसा, मेन तो ये तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सप्लेनेशन को लेकर। कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा, एक तो है पर वो एक्सप्लेनेशन से नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी एक मिनट ना, एक थोड़ा सा इसको लेकर डाउट आ रहा है, बता देता हूँ। असली समर्थ ऐसा होता है, सिर्फ सेम पार्टी होने से रेस जुडिकाटा नहीं लगा सकते। सेम पार्टी भी होना चाहिए, सेम टाइटल भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेम कोर्स ऑफ एक्शन या सेम ग्राउंड। क्योंकि जहां आपका ग्राउंड बदल जाता है पार्टीज की कैपेसिटी बदल जाती है, जैसा हमने वो केसेस में किया था सक्सेशन वाले में, और चाहे तो सक्सेशन छोड़ो, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी वाले में, एक में वो क्रेडिटर के तौर पे आया था कि मैं कर्जदार हूं, मैंने उसको पैसा दिया था, एक में वो आया था सेलर के तौर पर। तो वहां पद बदल गए, पद बदलने का मतलब है जब ग्राउंड ही बदल गया तो ऑब्वियस केस ही अलग हो गया। तो कानून कहता है सेम पार्टीज तो होनी चाहिए, टाइटल भी सेम होना चाहिए। पर टाइटल वाले में हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, कि टाइटल सेम नहीं है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। कई बार वहां पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग रहा होता है। हम ऐसा बोल देते हैं कि यार तुम जो यहाँ पर नया ग्राउंड ला रहे हो, नया कोज ऑफ एक्शन ला रहे हो, वो तुम्हारी नॉलेज में पहले था। तो हम बोल देते हैं जब वो नॉलेज में पहले था तो कानून कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के आधार पर ये बोल देती है कि भैया ये भी पहले से डिसाइडेड माना जाएगा। तो वहां पर हम, यहाँ पर हम रेस जुडिकाटा लगा देते हैं। तो सेम टाइटल है तो रेस जुडिकाटा लगेगा, नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा ही बोल दो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। वहां पर ध्यान देना कि कहीं कंस्ट्रक्टिव तो नहीं लग रहा। इसका बहुत बड़ा केस लॉ है, दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का है, कि बहुत बड़ा केस कि भाई कंस्ट्रक्टिव तो नहीं लग रहा। अगर कंस्ट्रक्टिव लग रहा है फिर आप यहाँ रेस जुडिकाटा लगा देना, मतलब कंस्ट्रक्टिव लगा के
सब्सिक्वेंट सूट को डिसमिस कर देना। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा। अब आ जाइए, मीनिंग हमने बात कर ली, इसेंशियल्स हमने कर लिए, सो दैट आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया है। अब अपने आते हैं एक्सप्लेनेशन। ध्यान दे देना, दोबारा बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को लेकर हमारे लिए जब भी, जैसे अभी सीपीसी का एक मेंस वालों का टेस्ट चल रहा है, तो उनको क्वेश्चन दिया था रेस जुडिकाटा के बारे में कि भैया रेस जुडिकाटा क्या होता है ये लिखो, और रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडिस के बीच में डिफरेंस लिख दो। 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब आपको पता है कि यार 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में रफली अगर मैं बात करूं तो आपको आगे पीछे बोलूं तो 2 पेज हो गए, एक पेज आगे पीछे वाला, ऐसे नहीं कि आगे पीछे अलग अलग 2 पेज, आगे पीछे 2 पेज। ठीक है, आपको ये पता है कि यार मेरे को इतना ही लिखना होता है 6 नंबर में, आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है बेरेक्ट का ही। सेक्शन 11 बहुत है, सेक्शन 11 लिखोगे, एक्सप्लेनेशंस लिखोगे, फिर उसमें वो क्वेश्चन भी आ गया कि रेस जुडिकाटा और रेस सब्जुडिस में डिफरेंस डालो, बताओ क्या क्या है, तो आप 3-4 डिफरेंस वहां भी डाल दोगे, आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है। कुछ बच्चों ने तो क्या किया, प्रॉपर लिख दिया कि भाई जब पता ही है कि सफिशिएंट मटेरियल है तो बेरेक्ट से बाहर क्यों जाना, उन्होंने सीधा सेक्शन 11 लिखा सारा, एक्सप्लेनेशन लिख दी सारी और डिफरेंस। कईयों ने क्या किया भाई, एज यूजुअल सेक्शन 11 को 3-4 लाइनों में लिख के निपटा दिया, फिर उसमें मतलब बेरेक्ट से बाहर चले गए, इसेंशियल्स लिख दी, फिर मान लो कोई थ्योरी लिख दी कि वो फलाना ऐसे बोलता है, ढिमकाना ऐसे बोलता है। आपके पास रेस जुडिकाटा का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो ऑब्वियस 6 नंबर का होगा, अगर वो ये पूछ रहा है भैया रेस जुडिकाटा बताओ क्या होता है, क्या रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लगता है, आपको पता है कि यार अपने पास बेरेक्ट का वैसे ही सफिशिएंट मटेरियल है 6 नंबर में, उतना ही। हाँ, केस लो एक दो याद कर। रेस जुडिकाटा के टॉपिक के अंदर आपके लिए मेंस का आंसर लिखना सबसे इजी है, रीजन बीइंग इज वो जो मैं आपको हालांकि क्वेश्चन बताऊंगा, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें करना कुछ नहीं होगा, वो पूछता है रेस जुडिकाटा क्या है, सिर्फ बेरेक्ट लिखनी है। एक दो केस लो है जो मैं आपको बता दूं कि ये साथ में लिखते हैं। उसके अलावा अगर वो कुछ अलग से पूछता है, सपोज उसने पूछा कि क्या रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लगेगा, क्या वो रिट को लगेगा, क्या वो पीआईएल को लगेगा, वो अपने केस लो से सपोर्ट कर देंगे, वो जो भी 2-3 लाइनें बनेंगी वो बन जाएंगी। मेंस में तो आपको इससे बाहर, बेरेक्ट से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, उससे बाहर कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो आपको इसेंशियल करवा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता हो आराम से कि कब लगता है कब नहीं लगता। अदरवाइज तो मैं आपको अभी बोलूंगा कि भैया आपने अगर बेरेक्ट की जो बातें लिखी हुई हैं, जो बेरेक्ट में लिखी हुई है, अगर आपने वो भी याद कर ली रेस जुडिकाटा में, तो आपका मेंस का क्वेश्चन इतना ही आएगा, अगर आपने वो लिख दिया मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। तो आप लोग भी ये याद रखना, हम पढ़ बहुत कुछ रहे हैं रेस जुडिकाटा में, बहुत पढ़ेंगे क्योंकि आज हो गया, कल लेक्चर हो गया, उसमें लिखेंगे भी बहुत कुछ, पर आपको पता है कि यार बेरेक्ट का लिख लूं उतना ही बहुत है, मोर देन इनफ है, तो वहां सिर्फ बेरेक्ट वाली बातें लिखो और आगे बढ़ो। फालतू के अंदर नहीं कि अरे मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को तो वो भी आता है, वो भी सुन लो, वो भी लिखवा लो, नहीं, कोई काम का नहीं, जब वो पूछ ही नहीं रहा, जितना जरूरत ही नहीं है, क्यों उसको लिखते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे अब मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा, तो एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम मेंस में भी लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन हमारा प्री में भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन वाला जनरल तो हो गया, एक्सप्लेनेशन कितनी एक्सप्लेनेशन है टोटल, कितनी है टोटल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले एफ डी एम एफ फॉर्मर सूट, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बताता है, फॉर्मर सूट क्या है। सी बताता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कैसे डिसाइड करोगे कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं। एम, मैटर इन इश्यू क्या होता है, हालांकि हमने कल वाली रेस सब जुडिस में उसके ऊपर केस लॉ भी लिखा है, पर यहाँ भी बताया गया है। फिर आ गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है, ध्यान देना। फॉर्मर सूट कहां डिफाइन किया गया है, पूछा जाता है ये कि सेक्शन 11 में फॉर्मर सूट कहां डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेनेशन 1। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये 2, ये 3, ये 4। मैटर इन इश्यू कहां डिफाइन किया गया सेक्शन 11 में, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 3, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान देना,
8 एक्सप्लेनेशन है, जिसमें से पहली एक्सप्लेनेशन है फॉर्मर सूट। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज समझना और कुछ नहीं है, जो हम बात कर चुके। फॉर्मर सूट का मतलब क्या होता है? वो सूट जो पहले डिसाइड होता है। दो केसेस में से जो पहले डिसाइड होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मर सूट। वो सूट जो पहले फाइल हुआ वो नहीं होता। आपसे पूछ लिया जाए कि वो सूट जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ, जो पहले फाइल हुआ, क्या वो फॉर्मर सूट होता है? क्या वो फॉर्मर सूट होता है? क्या होता है वो? प्रीवियस सूट। जो पहले फाइल होता है वो कौन सा होता है? प्रीवियस सूट। जो पहले डिसाइड होता है वो होता है फॉर्मल सूट। कहां बताया है? एक्सप्लेनेशन 1, स्पष्टीकरण 1। अब आ जाइए दूसरा, एफ सी, कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट। कब हम बोलेंगे कि कोर्ट कंपिटेंट है? कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट कब हम बोलेंगे कि कोर्ट कंपिटेंट है? सीधी सी बात है, अगर कोर्ट उस सूट को या इश्यू को डिसाइड कर सकती है, सुनकर डिसाइड कर सकती है, हम बोलेंगे कंपिटेंट है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ, चाहे डिक्री है चाहे ऑर्डर है, फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, फैसले के खिलाफ रिवीजन हो सकता है, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट कंपिटेंट है, ये तो पार्टी का अधिकार है। कोर्ट कंपिटेंट हम तब बोलते हैं अगर कोर्ट उस मामले को या मुद्दे को सुन सकती है, उसके फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है, वो फैसला आगे जाके बदला जा सकता है, मतलब आगे जाके मतलब हाई कोर्ट वो कोई फर्क नहीं, हम बोलेंगे कि कोर्ट कंपिटेंट। इस बेस पे आप ये नहीं बोलोगे कि कोर्ट कंपिटेंट। स्पष्टीकरण 2। कोई भी डाउट? कुछ भी, कोई भी डाउट? कुछ भी। अब आ जाइए तीसरा, ये थोड़ा ध्यान देना, मैटर इन इश्यू। मैटर इन इश्यू, आज तो अपने मैटर इन इश्यू को बहुत सिंपल पढ़ के छोड़ेंगे, कल अपने इस पे बात करेंगे मैटर इन इश्यू क्या होता है, काइंड्स ऑफ इश्यू क्या होते हैं, इश्यू ऑफ फैक्ट, इश्यू ऑफ लॉ, मिक्स्ड इश्यू ऑफ फैक्ट, कई पढ़ेंगे अपने, 3 तरह के होते हैं वैसे, तो अपने वो पढ़ेंगे आज, सिंपल इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सॉरी, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल कर देता हूँ जी। एक्सप्लेनेशन 2 में हम ये कह रहे हैं कि भैया कोर्ट कंपिटेंट है या नहीं है, ये हम सिर्फ इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या कोर्ट उस मामले को या उस मुद्दे को सुन सकती है कि नहीं। उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, उसके खिलाफ रिवीजन हो सकता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सुन सकती है, बात खत्म। वो मामला, वो फैसला अपील में, रिवीजन में बदला जा सकता है, उससे उसके बेस पे आप कभी ये नहीं बोलोगे कि कोर्ट कंपिटेंट है। ये तो पार्टी की राइट है, प्रक्रिया तो सिर्फ यही होती है। ठीक है, ठीक है। तो कंपिटेंसी हम सिर्फ इस बेस पे डिसाइड करते हैं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है, उसके बेस पे आप ये नहीं बोलोगे कि कोर्ट कंपिटेंट नहीं है। अब आ जाइए, मैटर इन इश्यू क्या होता है? पहले भी हम, जैसे कल अपने ने बात की, मैटर इन इश्यू मतलब विवाद। अब विवाद दो तरीके से होते हैं। एक, पार्टी ने एक बात एलिज की, एक फैक्ट को लेकर बोला कि हाँ साहब ऐसा हुआ, दूसरी पार्टी ने डिनाई कर दिया, अदर पार्टी ने डिनाई कर दिया। और कई बार क्या होता है, एक पार्टी बोलती है साहब ऐसा हुआ, और दूसरी पार्टी उसको एडमिट कर लेती है। ये भी तो होता है कि हाँ साहब मैं भी मानता हूं ऐसा हुआ। तो मैटर इन इश्यू एक्चुअली में तो है पार्टी के बीच में जो डिस्प्यूट है, पर डिस्प्यूट जरूरी नहीं है कि हर बार इसी चीज को हम बोलते हैं कि एज पर लॉ डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि जिस चीज पे ये लोग लड़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक आदमी कोई रिलीफ मांगता है कि साहब इसने मेरा नुकसान किया है, इसको बोलो पैसे दे, वो सामने से आके बोलता है हाँ साहब मैंने नुकसान किया है, मैं दे दूंगा पैसे। अब उसका मतलब क्या है? विवाद नहीं है, कोर्ट उस पर फैसला नहीं सुना सकती। विवाद का मतलब तो ये कि जिन चीजों पे कोर्ट फैसला सुना सकती है, तो फिर क्या वो विवाद नहीं होगा? कानून कहता है भैया विवाद वो है, एक एक फैक्ट जिसके ऊपर पार्टी कह रही है ऐसा हुआ, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं हुआ। वो फैक्ट जिसके ऊपर पार्टी कह रही है ऐसा हुआ और दूसरी पार्टी एडमिट कर जा रही है, दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, हम उसको मैटर इन इश्यू ही बोलेंगे, विवाद ही बोलेंगे बस। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी प्रक्रिया चलती है, इसके ऊपर कोर्ट एडजुडिकेट करती है, यहाँ कोर्ट एज पर एडमिशन ही फैसला सुना देती है। ये सब चीजें,
बट मैटर इन इश्यू दोनों ही माने जाते हैं। तो मैटर इन इश्यू क्या होता है? कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक पार्टी ने एलेज किया, दूसरे ने डिनाई कर दिया, कोई भी ऐसा फैक्ट जो एक पार्टी ने एलेज किया और दूसरे ने एडमिट कर दिया, दोनों ने दूसरे ने मान लिया, दोनों में से कोई भी कैटेगरी हो, हम उसको मैटर इन इश्यू ही बोलेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है कि मैटर इन इश्यू क्या होता है। हमको लगता है मैटर इन इश्यू का मतलब वो है जिस पे लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं। दो होते हैं मैटर इन इश्यू। अब आ जाइए, सॉरी, ये हो गया आपका अब आ जाइए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है। एक मिनट, कंस्ट्रक्टिव को एक बार छोड़ दो, रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा को हम क्या बोलते हैं? कि कोई भी एक मामला अगर कोर्ट, कोई भी एक मामला एक बार डिसाइड हो चुका है तो कोर्ट उसको दोबारा नहीं सुनेगी, यही बोलते हैं। अगर हम रेस जुडिकाटा को ये बोलते हैं कि कोई कोई भी एक सूट, ऐसे सिंपल देखो, कोई भी अगर सूट एक बार डिसाइड हो चुका है तो वो दोबारा नहीं सुना जाएगा। कंस्ट्रक्टिव को हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी ऐसा सूट, कोई भी ऐसा इश्यू जो पहले डिसाइड हो सकता था, उसको दोबारा नहीं सुना जाएगा। अब ये क्या बात हुई साहब? सब पहले डिसाइड हो सकता था का मतलब ये है कि वो पहले से पार्टी के नॉलेज में था। जब पार्टी ने पुराना केस फाइल किया था ना, जो जिसको आप फॉर्मर सूट बोलते हो, पार्टी उस समय भी उस मुद्दे को रेज कर सकती थी, पर पार्टी ने रेज नहीं किया। पार्टी के पास उस समय भी मौका था। तो कानून बोलता है कि यार, जो मुद्दा तुमने रेज किया और डिसाइड किया, मतलब हमने डिसाइड कर दिया, उस पर तो रेस जुडिकाटा लगेगा ही लगेगा। पर जो मुद्दा तुम पहले रेज कर सकते थे, और हम उसको डिसाइड भी कर सकते थे, ऐसा भी नहीं कि हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, हम उसको डिसाइड भी कर सकते थे, तो हम मानेंगे कि भैया ये भी रेस जुडिकाटा में आ जाएगा, बट आएगा अंडर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो हम ऐसा कुछ बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव के अंदर कि जो आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वो ये बोलता है एनी ग्राउंड और इश्यू which could have been raised in former suit, जो फॉर्मर सूट के अंदर रेज किया जा सकता था, shall be deemed as raised and decided। मतलब ये ऐसा, जो ऑब्वियस हमने पहले बात कर चुके, ऐसा कोई भी मुद्दा जो आप पहले रेज कर सकते थे, आपने रेज नहीं किया, कानून बोलता है कि हम मानेंगे कि आपने वो रेज किया तो हम डिसाइड कर चुके हैं, और अब हम उस मुद्दे पे, उस ग्राउंड पे, अब हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ग्राउंड पर हम उसको क्या कर देंगे? दिस इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 4। कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या बोलता है? रेस जुडिकाटा तो ये बोलता है कि कोई इश्यू जो आपने पहले रेज किया था, अब हम उस पर नहीं सुनेंगे। कंस्ट्रक्टिव बोलता है कोई भी ऐसा इश्यू जो आप पहले रेज कर सकते थे, फॉर्मर सूट के अंदर आप उस इश्यू को रेज कर सकते थे, तो अब हम मानेंगे कि हम ये मानेंगे कि आपने वो रेज किया था, और उसी के बेस पे हम ये मानेंगे कि आपने रेज किया था, हमने डिसाइड किया था, तो हम अब उसको नहीं सुनेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, क्लियर है?
ये बता देता हूं। ये हो गया मैटर इन इश्यू, ये हो गया मैटर में बी इन इश्यू, उसी से हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्टिट्यूशन। फॉर्मर सूट, competency of court, matter in issue, matter which could have been in issue। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाइए, आखिरी 4 एक्सप्लेनेशन रह गए हैं, पहले 4 हो चुके हैं, इसको अच्छे से पढ़ना। अब अगले 4 आ जाइए। अगले 4 के अंदर सबसे पहला आता है आपका एक्सप्लेनेशन 5, जो आपके कई बार एग्जाम्पल बेस में काम आ जाता है कि भैया ऐसा है, पार्टी ने 4 रिलीफ मांगी, कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया उसमें 3 पर तो बात कर दी, 1 पर कोर्ट साइलेंट रहे, तो हम ये मानते हैं कि कोर्ट ने उसको भी सुना है और कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है। पर क्या डिसाइड किया है? नेगेटिव। कोर्ट ने वो रिलीफ आपको दी नहीं, कोर्ट ने वो आपकी रिलीफ रिजेक्ट कर दी। आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट तो साइलेंट रही है, मेरी आप दोबारा सुन लो, ऐसा नहीं। जैसे सपोज ए के खिलाफ बी, ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया, उसने बोला कि साहब मेरे को कब्जा दिलाया जाए और डैमेजेस दिलाए जाए। कोर्ट ने क्या किया? कब्जे को लेकर ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर मतलब डिक्री पास कर दिया, फैसला। अब वो क्या करता है? दोबारा केस फाइल कर देता है, किस चीज के लिए? डैमेजेस के लिए। क्या ग्राउंड पे? वो कोर्ट कहती है कि यार पहले तुमने रेज किया तो था, वो कहता है सर पिछले वाली कोर्ट तो उस पर साइलेंट है, पिछले वाली कोर्ट ने तो उस पर कोई बात ही नहीं की, तो मतलब वो डिसाइड ही नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है कि साहब वो पिछले वाली जो कोर्ट थी ना, उसने तो इस पे बात ही नहीं की, वो तो बिल्कुल इस पे साइलेंट ही रही है, वो जो सिर्फ पोजेशन की बात की, मेरे को पोजेशन दे दी उन्होंने। क्या किया? मेरे को पोजेशन दे दी उन्होंने, डैमेजेस की बात ही नहीं की, डैमेजेस पे वो साइलेंट रह गए, तो आप डिसाइड कर दो। अब बात उसकी भी जगह सही है, भैया कोर्ट साइलेंट रही है, कोर्ट उसके फेवर में गई नहीं गई, अपने कैसे डिसाइड कर रहे? तो ऐसा कोई कल को कंफ्यूजन ना बन जाए, इसलिए उन्होंने लिखा एक्सप्लेनेशन 4 कि भैया अगर आपने कोई रिलीफ, सॉरी एक्सप्लेनेशन 5 कि अगर आपने कोई रिलीफ मांगी और कोर्ट उस पर साइलेंट रही, तो हम ये मानेंगे कि आपकी वो रिलीफ क्या हो गई? रिफ्यूज। आप ऐसा नहीं कि इस बेस के ऊपर कि कोर्ट तो साहब साइलेंट रही है, कोर्ट ने मेरी बात डिसमिस की है, नहीं की है, कैसे बता सकते? नहीं, हम मानेंगे कोर्ट ने उसको रिफ्यूज कर दिया और इस पर रेस जुडिकाटा लगेगा। इसको लेकर कोई भी डाउट? इसको लेकर कोई भी डाउट? ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन 6, 7 और 8। जैसे आपने अपने ने 4 पढ़ा, एफसीएमएम 5 हो गया। छठा बात करता है कि रेस जुडिकाटा लगेगा पब्लिक सूट को। पब्लिक सूट में ध्यान रखना, ताकि हम आगे बात करेंगे पीआईएल को भी लगेगा, बट यहां पर पब्लिक पीआईएल की बात नहीं कर रहे। यहां पर ये बोल रहा है पब्लिक सूट मतलब ऐसा कोई भी केस जिसके अंदर कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, कई सारे, कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला जिसमें कई सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया ऐसा है तो पब्लिक रेस जुडिकाटा उस पर भी लगेगा। आपने कोई पब्लिक मैटर का केस कोर्ट में फाइल किया, कोर्ट ने उस पर कोई फैसला सुना दिया, दोबारा उस मैटर पे आ रहे हो तो कोर्ट डिसमिस कर सकती है, बट एज यूजुअल पार्टी सेम होनी चाहिए। अगर कोई और नई पार्टीज आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। हम बोलते हैं कि भैया पब्लिक सूट के अंदर रेस जुडिकाटा लगता है, बट किन पे? ऑन पार्टी। और पार्टीज अगर बदल गई तो फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। तो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का जो केस होता है वो उन्हीं लोग, रेस जुडिकाटा लगता है उसके अंदर, बट किन पे लगेगा? सिर्फ केस की पार्टी, पार्टीज बदल गई, नए लोग आ गए, तब नहीं लगेगा। कोई भी डाउट कुछ भी इसके अंदर? हाँ हाँ, ये भी बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है, पब्लिक सूट, और एक और पब्लिक न्यूसेंस वाले हैं, बता सेक्शन 91 92 सीपीसी आपका इसमें बात करता है, और 91 हो गया, 92 ऑर्डर 1 रूल 8 वाला हो गया, और भी कोई है क्या? और भी कोई एक आधा हो सकता है जो मेरे अभी याद ना आ रहा हो, ठीक है, ये सब।
ये सब की बात कर रहे हैं, बस PIL नहीं है, PIL का मतलब नहीं है इसमें, PIL अपने अलग से पढ़ेंगे, रिट हो गया, PIL हो गया, ओके, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन 7, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लगता है? जी लगता है। आपने ऑर्डर 21 केस डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाली और वो डिसमिस हो गई। वो क्या हो गई? डिसमिस हो गई। आप दोबारा एप्लीकेशन डालते हो, अगेन एप्लीकेशन डालते हो, तो कोर्ट इसको डिसमिस कर देगी। इस पर रेस जुडिकाटा लगेगा, रेस जुडिकाटा लगेगा। आपने एग्जीक्यूशन के लिए, फैसले के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया, उस पर जो भी फैसला। अब आप उसी सेम फैसले की एप्लीकेशन के लिए दोबारा एप्लीकेशन डालते हो, कोर्ट नहीं सुनेगी। कोर्ट बोलेगी यार हम वो पहले एप्लीकेशन डिसाइड कर चुके, चाहे कोई भी फैसला सुनाया, हम डिसाइड कर चुके। तो जैसे कि हम बोलते हैं सूट को लगता है, इशू को लगता है, वैसे ही रेस जुडिकाटा आपके पब्लिक सूट में भी लगता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव सूट में, आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी लगता है, तो एग्जीक्यूशन में जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको भी लगता है। कोई भी डाउट, कुछ भी? ठीक है, अब ध्यान दे देना। एक्सप्लेनेशन 8, अगर कोई इशू है वो ऐसी कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है जो उस सूट को नहीं डिसाइड कर सकती थी, बट वो कोर्ट कंपिटेंट थी टू डिसाइड इशू, तो क्या इस इशू के ऊपर रेस जुडिकाटा लगेगा? दोबारा बोल रहा हूं, ए वर्सेस बी का केस हुआ। ए ने केस फाइल किया कि साहब एक तो मेरे को जमीन का मालिक डिक्लेयर कर दो और मुझे डैमेजेस भी दिलवाओ। उसने जिस कोर्ट में फाइल किया वो कोर्ट इसको नहीं सुन सकती थी, पर वो कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए कंपिटेंट थी। कंपिटेंट कोर्ट ने क्या किया, ये मामला तो नहीं सुना, कोर्ट ने कह दिया कि यार ये तो हम नहीं सुन सकते। कोर्ट ने इस पे ऑर्डर पास कर दिया, बोल दिया कि डैमेजेस नहीं बनते। ये बंदा क्या करता है, क्योंकि वो कोर्ट ये वाला टाइप डिसाइड नहीं कर पाई, ये बंदे ने दोबारा दूसरी कोर्ट के अंदर केस फाइल किया और उसके अंदर ओनरशिप और डैमेजेस दोनों क्लेम कर दिया। अब क्या ये कोर्ट पूरे के पूरे केस को डिसाइड कर सकती है या इस इश्यू को डिसाइड कर सकती है दोबारा? क्यों? अब ध्यान देना, ये एक्सप्लेनेशन ना भी लिखते ना तब भी फर्क ना पड़ता। रेस जुडिकाटा किस किस को लगता है? फॉर्मर सूट और इशू दोनों को लगता है। हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भैया कोर्ट ने अगर, तो यार हम ये थोड़ी कह रहे हैं भैया अगर पूरा का पूरा सूट डिसाइड होगा तभी रेस जुडिकाटा लगेगा। कोर्ट ने अगर कोई इश्यू भी डिसाइड कर दिया, कोई मुद्दा भी डिसाइड कर दिया, तो वो मुद्दा दोबारा नहीं सुना जाएगा, चाहे पूरा केस डिसाइड हुआ नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर वो खुद बोल रहा है कि भाई कोर्ट ने ये वाला मुद्दा डिसाइड कर दिया और कोर्ट इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए कंपिटेंट भी थी, रेस जुडिकाटा लगेगा मुद्दे पे। यहाँ ये ना भी लिखते तब भी फर्क ना पड़ता इससे, बट लिखा हुआ है तो अपने पास ग्राउंड और है कि भैया एक्सप्लेनेशन 8 बोलता है कि अगर कोर्ट कोई इश्यू को डिसाइड करती है और उस इश्यू को डिसाइड करने के लिए कोर्ट कंपिटेंट है, कोर्ट ने इश्यू डिसाइड किया, उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट के पास पावर थी, तो उस इश्यू पे रेस जुडिकाटा लगेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि कोर्ट केस को तो नहीं डिसाइड, हमें कोई लेना देना नहीं, कोर्ट ने इश्यू डिसाइड किया है, उस इश्यू को डिसाइड करने के लिए कंपिटेंट थी, हाँ थी, बात खत्म। कोर्ट केस को डिसाइड कर सकती थी, नहीं कर सकती, उससे हमें कोई लेना देना। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का? एनीबडी, किसी का कोई भी सवाल हो? अब ध्यान देना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे अपने CPC कितना लेक्चर चल रहा है, शायद 11-12 जो भी लेक्चर हुए होंगे,
जहां से रेस्ट सब्जुडिस चालू हुआ होगा ना, वहां से आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार सीपीसी मुश्किल है। ऑब्वियस आप में से ज्यादातर को लग रहा होगा, जो लोग पहले से सीपीसी को 1-2 बार पढ़ चुके हैं उनको हो सकता है नहीं लग रहा होगा, बट आप में से ज्यादातर को ऐसा लग रहा होगा कि भाई सीपीसी मुश्किल है। दोबारा बता रहा हूँ, सीपीसी का मात्र 20% पोर्शन है जो मुश्किल है। बीच बीच में ऐसे टॉपिक आएंगे, जैसे मान लो ये रेस्ट सब्जुडिस है, रेस्ट जुडिकाटा है, और ये भी मुश्किल नहीं है। आपको एक एक प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगा मैं, आप सिर्फ उतना पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप उतना पढ़ जाना, वो आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना फ्री माइंड के आप आराम से पेपर देना। आप सोचना मत यार ये ना आ जाए, कुछ नहीं, जो आपने को लिखवाया है उससे बाहर नहीं आएगा। रेस्ट सब्जुडिस, रेस्ट जुडिकाटा के बाद पूरे सेक्शन वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे सेक्शन वाले एरिया आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा पूरे सेक्शन में। मतलब यहाँ से आपका 158 तक अपने चलेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। फिर उसके बाद हो सकता है बीच में कोई एक दो ऑर्डर आएंगे, जैसे मान लो चलो ऑर्डर 21 मैं बोल सकता हूँ, हालांकि ऑर्डर 21 मुश्किल नहीं, सिर्फ लेंथी है। ऑर्डर 21 हो गया, ये जो बाद वाले ऑर्डर है ना, ऑर्डर 12 हो गया, 17, 18, 19, 20, ये ऑर्डर हो गए, बिल्कुल गिनती के ऑर्डर होंगे जो बीच बीच में मुश्किल होंगे। तो आप लोग इन चीजों को लेकर घबराना मत। ये 1-2 टॉपिक हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि हर सब्जेक्ट में 10-20% का एरिया होता है जो मुश्किल होता है, और वो एरिया हमेशा ऐसा नहीं होगी एक साथ ही आएगा, वो बीच बीच में चलते चलते एक आधा टॉपिक आ जाता है, फिर एक आधा टॉपिक आ जाता है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसको टाइम देना, जितना हो सके बार बार पढ़ना। जैसे मान लो कल अपने रेस्ट सब्जुडिस लिखवाया है, तो कोशिश करो उसको पढ़ने की। आप लोग के पास सीपीसी के नोट्स पहले से हैं, कोशिश करो वहां से रेस्ट सब्जुडिस पढ़ने की, याद करने की। दिक्कत आए तो बताओ। अब जैसे रेसिड्यू काटा है, कल अपने डिक्टेट भी करवाएंगे, कल इसके अंदर अभी तो चलो बेसिक पढ़ा है, फिर इसके अंदर जितना भी और पढ़ने लायक है फिर वो भी कवर करेंगे। ठीक है, किसी का कोई भी सवाल है, कुछ भी है तो पूछ सकते हो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, कोशिश करना एक बार इसके लेक्चर को दोबारा करने की। हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी। ओके जी, वेलकम। हाँ जी। चल रहा हो। डिग्री होल्डर की एग्जीक्यूशन चल रहा है, डिग्री होल्डर की अपीयरेंस हो गई है, आगे। लेकिन वो डिग्री होल्डर, हाँ तो कोर्ट उसके बिना एग्जीक्यूशन करवा देगा, क्या दिक्कत है। वैसे तो एग्जीक्यूशन अगर होता है, डिग्री होल्डर नहीं आता है, तो कोर्ट एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है। 105, 106 रूल 105, 106 इस बारे में बात करता है कि अगर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है उसकी हियरिंग के दौरान उसके पास रिलीफ ये होता है कि वो एप्लीकेशन को कहते हैं डिसमिस की एप्लीकेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। कोर्ट ने जो डिसमिस का ऑर्डर किया है ना, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है, वो ये कर सकता है, उसके पास ये रिलीफ बन सकती है। टाइम पीरियड वैसे तो 30 दिन है, बट एज यूजुअल अगर वो सफिशिएंट ग्राउंड शो कर देता है तो कोर्ट कभी भी अपने नॉर्मल बोलते हैं लिमिटेशन में कि भैया टाइम पीरियड तो है, पर अगर आप सफिशिएंट ग्राउंड शो कर दो कि साहब मुझे पता ही नहीं था। 30 दिन कहाँ से गिने जाते हैं, उसको नॉलेज होने से, कि जिस दिन उसको नॉलेज होती है कि उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, वहां से 30 दिन गिनते हैं ये लोग। बट अगर अगर वो सफिशिएंट कोर्स शो कर दे तो कोर्ट अलाउ कर देती है। पता रूल 105, 106 है आखिरी का, जो दोनों ही बातें बोलता है कि अगर डिग्री होल्डर जिसने एप्लीकेशन डाली है वो नहीं आता तो डिसमिस हो सकती है, ऑपोजिट पार्टी नहीं आता तो एक्स पार्टी एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो 105 ये बात बोलता है। अगर किसी भी वजह से मान लो डिसमिस हो गई एप्लीकेशन, और वो कहता है वो आके कोर्ट में जो भी तारीख या जो भी दिन को आके सफिशिएंट ग्राउंड शो कर देता है कि साहब मेरी वजह थी ना आने की, तो कोर्ट उस क्या कहते हैं डिसमिसल का जो ऑर्डर है उसको सेटिस्फाइड कर सकता है। सेम एक्स पार्टे में भी कर सकता है कि कोर्ट ने तो एक्स पार्टे ऑर्डर कर दिया कि डिग्री को एक्स पार्टे एग्जीक्यूट कर दो, वो नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड थे तो वो आके बोल सकता है
साहब आपने जो एक्सपार्टे वो जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया है उसको सेट असाइड कीजिए प्लीज। क्यों? मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड से नहीं आने, मेरे घर में कोई बीमार कुछ भी, तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर कि रुक जाओ, इनको सुना जाएगा। ठीक है, ये 105 106। एक मिनट समर्थ, आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन कौन सा है? 8। एक्सप्लेनेशन 8 ये बोलता है, एक्सप्लेनेशन 8 वैसे सीधा आते हैं, रेस जुडिकाटा सूट और इश्यू दोनों पे लगता है। अगर कोर्ट ने इश्यू डिसाइड किया है तब भी रेस जुडिकाटा लगेगा। हम ये थोड़ी करें पूरा का पूरा केस ही डिसाइड होना चाहिए, अगर कोर्ट पूरा केस डिसाइड, अगर कोर्ट ने कोई इश्यू डिसाइड कर दिया रेस जुडिकाटा उस पर लगेगा। अब दोबारा उस इश्यू पे आप सुनवाई नहीं करवा सकते हो, इसी चीज को इन्होंने यहाँ बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। इन्होंने कहा कि भैया सपोज कोर्ट जो थी वो कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकती, ये जो पूरा केस है ना इसको नहीं सुन सकती। उसने कहा कि मेरे को मालिक डिक्लेयर करो, नहीं सुन सकती। बट उसने जो 2 रिलीफ मांगे, एक मेरे को मालिक डिक्लेयर करो, 2 मुझे डैमेजेस दो, मालिक और डैमेज। और लॉ कह रहा है कि भैया पूरे के पूरे सूट को तो कोर्ट नहीं सुन सकती थी, पर इस इश्यू को डिसाइड कर सकती, इस इश्यू को डिसाइड, तो सूट सुनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी, इश्यू को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट थी। हम बोलते हैं रेस जुडिकाटा लगेगा इस इश्यू के ऊपर। कोर्ट ने जो ये इश्यू डिसाइड किया है अब इसकी दोबारा सुनवाई नहीं हो, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, रेस जुडिकाटा सूट और इश्यू दोनों को लगता है। अगर कोर्ट ने इश्यू डिसाइड किया है और जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है वो उसके पास पावर थी उस इश्यू को डिसाइड करने की, दोबारा उस इश्यू पे सुनवाई नहीं होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कोर्ट उस केस को सुन सकती थी या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए भैया आपकी क्लास खत्म है, कोई डाउट है कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, वेलकम। हाँ, नो जजमेंट राइटिंग क्लास है जी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस वाला कंटिन्यू करेंगे आज अपने। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वहां से चालू करेंगे, सेक्शन 63 से, भारतीय न्याय संहिता। कल अपने ने चालू किया था इंपॉर्टेंट सेक्शन की, भारतीय न्याय संहिता मतलब सॉरी क्रिमिनल जजमेंट के अंदर आपको कौन कौन से सेक्शन है जो ध्यान रखने हैं और सेक्शंस कब लगेंगे, जिसमें अपने ने वो वाले पढ़े थे, कॉमन इंटेंशन कब लगेगा, उसमें क्या ध्यान रखना है, कि मतलब कैसे पता लगाना है कि कॉमन इंटेंशन लगेगा, कौन सा सेक्शन है। और अगर कोई आरोपी है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा आरोपी है, उनको कॉमन इंटेंशन के हिसाब से अपने एक्यूज कर रहे हैं तो उनकी जो चार्ज है वो कैसे लिखना है, आरोप को कैसे लिखना है, धाराएं कैसे लिखनी है। तो कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, ये 5 सेक्शन किए थे। आज ऑफेंसिव सेक्शन 63, सेक्शन 63 से चालू करेंगे। हम्म, कोई बात नहीं जी। ठीक है जी। हाँ